क्रैक डाउन एपिसोड नंबर 22 आज आपको दिखाई जाएगी। वो सब्र रज़ा का पैकर बना इस कहर को अपनी मकदूर पर हिम्मत के साथ बर्दाश्त कर रहा था। जहांगीर को एहसास हो चला था कि जब से उसने अल्लाह ताला से मुआवनत तलब की है उसमें गोया एक मकनातीसी कुव्वत डराती थी। क्या मजाल जो उसके पाए सबात में जरा सी भी लफ्ज़िश आई हो। हलाकू बार बार उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन को फजा में झटका देकर उसका नाम दरियाफ्त करता रहा, लेकिन उसको जवाब में सिर्फ वो कुरानी आयात सुनाई दे रही थी जिनका विर्द जहांगीर मुसलसल कर रहा था। अजियत बर्दाश्त करते करते जब वो बेहोश हुआ तब इन वहशी दरिंदों ने उसके बेहिसो हरकत जिस्म को जमीन पर फेंका, उसके पांव से रस्सियां खोली और उसे होश में लाने की तदाबीर करने लगे। इंस्पेक्टर तीरथ राम ने गुस्से से अपना ही होंठ काट लिया था और इसमें से बाकायदा खून रिसने लगा था। उसकी शोहरत हलाकू के नाम से ऐसे ही नहीं हो गई थी। बेरहमाना तशद्दुद के लिए वो अपनों और गैरों में एक हवाला बन चुका था। एक मर्तबा उसकी गिरफ्त में आने वाला कोई भी बदकिस्मत अपना जिस्म सही सलामत यहां से लेकर वापस नहीं गया था। अब तो उसकी खुसूसियत का एतराफ उसके पेटी बंद भाइयों में भी किया जाने लगा था और ऐसे मुजाहिदीन जिनसे भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों को इल्म होता कि वो आम तफ्तीशी अफसरान के काबू में आने वाले नहीं, इंस्पेक्टर तीरथ राम हलाकू के पास भेजा जाता था। मेजर राय ने जहांगीर के रेड 20 में आने से पहले फोन करके तीरथ राम को बतौर खास हिदायत दी थी कि जहांगीर को जिंदा रखकर इससे सारी मालूमात उकलवाना है। उसने इंस्पेक्टर तीरथ राम को बताया था कि अगर कर्नल गोपाल कृष्णा बराह रास्त इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं और आज रात को इसके इकबाली बयानात की रिकॉर्डिंग सुनने और जहांगीर से मुलाकात करने आएंगे। हलाकू को उन्होंने बतौर खास हिदायत दी थी कि कर्नल गोपाल कृष्णा की आमद पर जहांगीर को तोते की तरह चालू करके रखे और वो उसके हर सवाल का जवाब देने लगे, तभी गोपाल कृष्णा खुश हो सकेगा। सर ऐसे कई साल आए और गए। अरे आप रात की बात करते हैं, मैं सुबह ही इसे गधा बनाकर रख दूंगा। मैंने ऐसे कई सर्कस के शेर सीधे कर दिए। क्या मजाल है साले की कि वो इंस्पेक्टर तीरथ राम के शिकंजे में फंसने के बाद अपनी जुबान पर बंद रखे। वो बोलेगा सर और वो सब कुछ बताएगा जो आप जानना चाहते हैं। उसने फोन पर ही गर्दन फुलाकर बड़े तकब्बुर से जवाब दिया, ठीक है तीरथ राम, हमने भी तुम्हारी शोहरत सुनी है, लेकिन इसे एक चैलेंज केस समझकर कबूल करना। मेजर राय ने उसे कहा। तीरथ राम को मेजर राय की ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे कदरे गुस्सा भी आया। उसने महसूस किया जैसे मेजर राय ने उसका मजाका उड़ाया हो। जहांगीर की यहां आमद से पहले ही उसने अपना सारा गुस्सा इस पर उतारने का मुसम्मम इरादा किया हुआ था और इस पर अपने मामूल से ज्यादा ही सख्ती भी की थी, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि मेजर राय ने उसे गलत नहीं कहा था। इस वक्त शाम होने को आ रही थी। उसने जहांगीर पर वो सारे तशद्दुद के हरबे आजमा लिए थे जो दूसरे 9 गिरफ्तारों पर कम अज कम हफ्ता के दौरान आजमाए जाते थे। इस दौरान वो 4 मरतबा बेहोश हुआ था। उसके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जिस पर उसने कारी जरब नहीं की। अलबत्ता खुसूसी अहकामात की वजह से उसने अभी जहांगीर की कोई हड्डी पसली नहीं तोड़ी थी और 4 मरतबा जब उसे होश में लाने के बाद तशद्दुद शुरू करता तो पहले डॉक्टर उसका मुआयना भी करता था। वो वादा जहांगीर तशद्दुद से मर ही न जाए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इस दरमियान वो उसके मुंह से जहांगीर का असली नाम ही नहीं उकलवा सका। इसके अलावा और क्या करता। अब तो वो खुद को जहांगीर के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगा था। जहांगीर के हानि इरादों और कुव्वत इरादी ने उसे अज़्म इस्तक़लाल का कोहे गिरां बनाकर हलाकू के सामने खड़ा कर दिया था, जिसे एक तीरथ राम तो क्या उस जैसे हजारों खूंखार परिंदे भी मिलकर नहीं मार सकते थे। वो सरबुलंद था। उसने अपने अल्लाह से वादा किया था और उस पर खुद को कायम रखा था। क्या मजाल जो उसने अब तक उन्हें अपना सही नाम भी बताया हो। क्या मजाल जो कोई उससे उसकी असल शिनाख्त भी करवा पाया हो और कोई भी शख्स उससे उसकी बात नहीं जान सका था और उससे उसकी असली शिनाख्त दरियाफ्त कर पाया था। वो अपने अज़्म और इरादों में अटल था। दुश्मन को उम्मीद थी कि वो जहांगीर से मुजाहिदीन के ऐसे ठिकानों का पता चला सकेंगे जहां तक उनकी रसाई आम हालात में मुमकिन ही नहीं थी। उसने जिस नौयत के एक्शन किए थे उसके बाद से तो उसकी गिरफ्तारी दुश्मन के लिए अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात थी, लेकिन यहाँ शान ढल रही थी और अभी तक इंस्पेक्टर तीरथ राम से टंग की एक बात भी नहीं उगलवा सका था। वो तो जहांगीर से भी ये भी दरियाफ्त करने में नाकाम रहा था कि उसका ताल्लुक इस मुल्क के किस शहर से है। जब भी वो इस पर बेपनाह तशद्दुद करने के बाद उसकी शिनाख्त दरियाफ्त करते तो जहांगीर सारे जहान को अपना जहान करार देता। उसने अपने हर अमल पर फख्र का इजहार किया था और तीरथ राम की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब तक कि उसके बदन में जान बाकी है वो इसी तरह मसरूफ जिहाद रहेगा। तीरथ राम का जहन माफ हो रहा था। उसके आसाब शल हो रहे थे। उसे ये महसूस होने लगा था जैसे उसने जहांगीर पर तशद्दुद नहीं किया बल्कि ये सारा तशद्दुद जहांगीर की तरफ से उस पर हुआ है। मिलाकर उसने अपना आखिरी दाव खेलने का भी मुजाहिरा कर लिया और अब वो नफ्सियाती हरबे आजमाने पर तुल गया था। ठीक है, अगर तुमने मरने का मुसम्मम इरादा कर ही लिया है तो तुम्हारी मर्जी। बहरहाल तुम जैसे जवान मर्द को मारते हुए मुझे अफसोस तो जरूर होगा। उसने ये कहते हुए मेज की दराज खोली और उसमें एक रिवॉल्वर निकालकर जहांगीर की आंखों के सामने लहराते हुए उसको चेक कर लिया।
रिवॉल्वर मुकम्मल लोड था और अब तीरथ राम इसे बिल्कुल फायरिंग पोजीशन में कर चुका था। जहांगीर के चेहरे पर बुरी तरह नील पड़े हुए थे, उस पर किए गए बेरहमाना तशद्दुद के आसार नुमायां थे। उसके सारे मुंह पर सूजन आ गई थी और आंखें जिनका रंग स्याह माइल सुर्ख हो चुका था, अंदर धसी हुई दिखाई दे रही थीं। बस एक आंखों की चमक थी जिसमें कमी के बजाय इजाफा हो गया था। जहांगीर उसकी इस हरकत पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। ये मुस्कुराहट अब उसके जख्मी होंठों पर भी नुमायां होने लगी थी। मुझे तुम्हारी बेबसी पर हंसी आ रही है। लानत है तुम पर जो तुमने कहा, अगर इस पर अमल न करके दिखाओ। जहांगीर ने भी इसके खिलाफ नफ्सियाती हमला करने की ठानी थी। रस्सी जल गई पर बल न गए। हलाकू ने कहते हुए पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके पहलू में हथौड़े की तरह जोर से मारा था। बेपनाह और मुसलसल तशद्दुद ने जैसे जहांगीर के जिस्म को बेहिस्सो हरकत कर दिया था। वो जरा सा डगमगाया और फिर अपने कदमों पर जमकर खड़ा हो गया। उसके आनी अजायम को देखकर अब तो तीरथ राम की मदद के लिए उसके कमरे में मौजूद 3 और सिपाही भी दिल ही दिल में खिराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा मजबूत और फौलाद आसाब का हामिल आतंकवादी नहीं देखा था, जो अब भी तीरथ राम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ गधे, तुम क्या समझते हो मुझे जान से मारकर जीत जाओगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? मैं मरकर भी तुम्हारे लिए अजाब बना रहूंगा। याद रखना, हमारे नजदीक जिस्म की मौत कोई हैसियत नहीं रखती। शहादत तो हमारा एजाज है। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम अपनी माँ के जने हो, तो एक सवाल का जवाब भी मेरी जुबान से उगलवा कर दिखाओ। उसकी आवाज में जाने क्या कहर बरस रहा था कि तीनों सिपाही सहम कर रह गए। लेकिन दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तीरथ राम हलाकू गुस्से से बावला हो गया। उसने जहांगीर को खलीस गालियां बकते हुए रिवॉल्वर मेज पर रखा और एक कोने में धरा लोहे का रॉड उठाकर उस पर पुल पड़ा। जहांगीर यही चाहता था। जैसे ही हलाकू ने उसके पहलू में राड मारा, जहांगीर डगमगाया और चकराकर मेज की तरफ झुका। उसके गिरने का अंदाज बिल्कुल फितरी था, जिस पर किसी मामूली शुबे की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे सारी बाजी पलट चुकी थी। मेज पर रखा रिवॉल्वर अब उसके हाथ में था। इंस्पेक्टर तीरथ राम, उसके तीनों साथी इस तरह भौंचका कर रह गए थे जैसे उन्होंने अचानक ही यमराज मौत के फरिश्ते को देख लिया हो। जहांगीर कहर का देवता बनकर उन्हें इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी आंखों से बरसता कहर चारों को अपने तन बदन में उतरता महसूस हो रहा था। इस तरफ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? थूक निकलकर इंस्पेक्टर तीरथ राम ने कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा मुश्किल हुआ था कि उसे अपने दाएं पहलू की सारी हड्डियां टूटने का एहसास हुआ। जहांगीर ने कदम आगे बढ़कर अपनी जगह पर खड़े खड़े उसके पहलू में लात रसीद की थी और इंस्पेक्टर तीरथ राम को यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने आनी राड से उसको चोट लगाई हो। सब हैरान थे। दर्द की शिद्दत से बेकाबू होकर वो जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके तीनों साथी पत्थर के बुत बने वहां सहमे खड़े थे। जहांगीर ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। दूसरे ही लम्हे उसने जमीन पर गिरे तीरथ राम को गर्दन पर चुप कर अपना घुटना रखा और रिवॉल्वर की नाली उसके मुंह में दाखिल कर दी। अगर तुम्हारे हलक से एक भी आवाज निकली तो सारी गोलियां तुम्हारे मैदे में डाल दूंगा। वो हैरान हो रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि तफ्तीश के दौरान वो इतना लाउबाली पन का उसने मुजाहिरा किया हो। उसने कहर बरसाती आवाज में इंस्पेक्टर तीरथ राम को आसाबी कोड़ा रसीद किया। तीरथ राम इस तरह सहम कर खामोश हुआ था जैसे जोर जोर से रोते बच्चे को बसा औकात उसका बाप जोरदार तमाचा रसीद करके खामोश करवाया करता है। उसने तीरथ राम का मुंह जमीन की तरफ करवाकर उसे दोनों हाथों सीधे रहने का हुक्म दिया था। फिर उसने वहां मौजूद तीनों सिपाहियों में से 2 को इस पोजीशन में जमीन पर लिटा दिया और वो तीसरे से मुखातिब हुआ। इन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दो और पांव भी। एक बात का ध्यान रखना कि अगर मुझे एक लम्हे के लिए बेशक गुजरा कि तुमने कोई चालाकी दिखाई है तो मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगा। उसने रिवॉल्वर की नाली को कनपटी पर जमाते हुए हुक्म दिया और मुश्किल 3 मिनट बाद उसने अपने दोनों साथियों को जहांगीर के इत्मीनान के मुताबिक इस तरह बांध दिया था कि वो जुम्बिश भी नहीं कर सकते थे। जहांगीर ने उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद उसे जमीन पर लेटने का हुक्म दिया और वो इंस्पेक्टर तीरथ राम से उसकी मुश्किल कसवा रहा था। ये सारा अमल 5 मिनट में मुकम्मल हो गया। इस दौरान उसने एक सिपाही की गर्म जर्सी पहन ली। जहांगीर ने तीनों के मुंह में इस तरह कपड़े ठोंस दिए थे कि वो बेचारे अब सिर्फ सांस ही ले सकते थे। अपने साइज के मुताबिक दूसरे सिपाही के बूट उसने गर्म जुराबों के साथ पहन लिए थे। यहाँ से मुतमईन होकर वो तीरथ राम से मुखातिब हुआ। मेरे आगे आगे इस तरह चलो जैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ से बाहर तक मुझे मुकम्मल हिफाजत से ले जाना तुम्हारा फर्ज है। जहाँ मुझे खतरे का एहसास हुआ मैं फौरन तुम्हें मार डालूंगा। अब इस बात का फैसला तुम खुद कर लो कि मेरे साथ कोई होशियारी कर सकते हो या नहीं। ये बात याद रखना, मैंने जो कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ। कम से कम तुम्हें इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जहांगीर अगर कुछ ना भी कहता
تو بھی اب انسپیکٹر تیرتھ رام کو اس سے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ کم از کم ایک بات ضرور سمجھ گیا تھا، یہ کوئی جنونی شخص ہے جسے اپنی جان کی ذرا بھی فکر نہیں، اور وہ ایک لمحے میں اس کی جان بھی لے سکتا تھا، جبکہ تیرتھ رام کو اپنی جان بڑی عزیز تھی۔ اس نے سوچا اگر اسے قتل کرنے کے بعد جہانگیر گرفتار بھی ہو جائے تو تیرتھ رام کو اس کا کیا فائدہ، وہ تو مر چکا ہوگا، اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انسپیکٹر تیرتھ رام زندہ بھی رہتا اور جہانگیر کو دوبارہ گرفتار بھی کروا دیتا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ایک مرتبہ خطرے کا معمولی سے احساس ہونے پر اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کے لیے اب تمام امکانات ثانوی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اسے فی الوقت اس خونی بلا کے شکنجے سے اپنی جان کو نکالنا تھا، جس کے بعد ہی وہ کچھ کر پاتا۔ اگر تم وعدہ کرو گے کہ میں تجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت باہر تک لے جاؤں گا، بس ہوتے دیگر تم مجھے گولی تو مار دو لیکن تم بھی باہر نہیں جا پاؤ گے، اس نے اچانک ہی حوصلہ کرتے ہوئے جہانگیر سے کہا۔ جہانگیر اس سے کوئی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے معاف کرتے، لیکن دوسرے حل میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ اس نے سوچا کہ راک اس کی اصلیت کا علم تو ہوگا، ایک مرتبہ وہ انسپیکٹر تیرتھ رام کی مدد سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو انسپیکٹر تیرتھ رام کو راہ والے ضرور زندہ دور کر دیں گے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اگر وہ زندہ مجاہدین کے ہاتھ لگ جائے تو اسے سودے بازی کے لیے انتظار کر لیتے، یا پھر اس کے ممکنہ انجام سے خوف زدہ کر کے اس سے کوئی اور کام لے لیتے۔ اس نے سوچا اپنی حد تک وہ ضرور وعدہ کر لے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہ دے کہ مجاہدین کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے۔ دیکھو میں تمہیں نہیں ماروں گا لیکن کسی اور کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام اس کی اس بات پر مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے چلو تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے کے بعد اسے کہا۔ ٹھیک ہے لیکن جہاں میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ 2-3 قدم سے زیادہ بڑھا میں تمہیں بے طریق گولی مار دوں گا۔ جہانگیر نے اس کے کان کے نزدیک منہ لا کر سرکوشی کی۔ اچھا، انسپیکٹر تیرتھ رام نے سہم کر کہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خوف زدہ ہوا تھا۔ بھگوان جانے اس لڑکے میں کیا شکتی سمائی تھی کہ انسپیکٹر تیرتھ رام ہلاکو خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی فی الوقت یہی کوشش تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس جنونی کو یہاں سے باہر نکالے، جس کے بعد ہی وہ خود کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ریڈ 20 کے بار کی طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ تفتیشی کمرے پہرے داروں کی بارکوں سے دور بنائے گئے تھے تاکہ مظلوموں کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک پہنچ کر جوانوں کی نیند خراب نہ کریں۔ یہاں صرف ملزم لائے جاتے تھے یا پھر تفتیش کرنے والے افسر ہوتے تھے۔ یہ ان کی ثوابدید پر منحصر تھا کہ وہ اپنے زیر تفتیش ملزم کو کتنی دیر تک اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عموماً یہاں صبح کو لائے جانے والے ملزم کو سارا دن اور ساری رات یہاں رکھا جاتا تھا۔ خصوصی حالات میں یہ وقفہ مزید بڑھ سکتا تھا اور بسا اوقات 3-4 دن مسلسل ایک ہی شخص پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ کیمپ کمانڈر کو اس بات کا علم تھا کہ صبح انسپیکٹر تیرتھ رام کے پاس جس خطرناک دہشت گرد کو لے جایا گیا ہے وہ کون ہے اور اسے وہاں کتنے عرصے تک رہنا ہوگا۔ اس درمیان اپنے تفتیشی کمرے میں موجود انٹرکام کے ذریعے وہ ہر چیز وہاں طلب کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کو ہدایت بھی یہیں سے دی جا سکتی تھی۔ انسپیکٹر تیرتھ رام مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے ایسے راستوں سے لے کر جا رہا تھا جس طرف اس کو جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس نے تفتیش کوٹریوں کی پشت سے گھوم کر پارکنگ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں اس کی گاڑی موجود تھی۔ اس نے سوچا تھا اگر وہ کسی طرح اسے گاڑی میں چھپا کر یہاں سے لے جاتا تو ممکن تھا اس کی جان بخشی ہو گئی۔ یہی ایک قدرے محفوظ راستہ تھا، ورنہ تو اس کی موت کے امکانات بہت بڑھ جاتے، کیونکہ ایک مرتبہ یہ علم ہونے پر کہ جہانگیر اسے یرغمال بنا کر یہاں سے لے جا رہا ہے، ان دونوں کے زندہ بچ جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ یہاں کے مکینوں کو انسپیکٹر تیرتھ رام کی زندگی سے زیادہ اپنی ساکھ زیادہ عزیز تھی۔ وہ اس بات کی کبھی پرواہ نہ کرتے کہ تیرتھ رام کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ وہ جہانگیر کو یہاں سے کسی قیمت پر زندہ نہ جانے دیتے تھے۔ پارکنگ ایریا تک وہ دل دھڑکتے اور لرزتے قدموں سے بحفاظت اسے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہی تھی کہ اندھیرا اترنے لگا تھا اور لہرے درختوں کی وجہ سے وہ قدرے محفوظ رہے تھے، کسی کا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ یوں بھی اس وقت کوئی چھٹی کرنے یا ڈیوٹی جوائن کرنے نہیں جا رہا تھا۔ مقامی ملازمین کی گاڑیاں ایک کونے میں کھڑی تھیں، کہیں جھک کر اور کہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے۔ بالآخر 6-7 منٹ کی مساعی کے بعد وہ انسپیکٹر تیرتھ رام کی جیپ تک پہنچ گیا تھا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کی فی الوقت صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو یہاں سے اس مصیبت کو نکالے، کیونکہ اس دوران بھی 2-3 مرتبہ جہانگیر اس کی گردن سے ریوالور کی ٹھنڈی نوک لگا کر اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا چکا تھا۔ تم پچھلی سیٹ پر لیٹ جاؤ، میں تم پر ترپال ڈال دیتا ہوں کیونکہ ہمیں مین گیٹ سے گزر کر جانا ہے، انسپیکٹر تیرتھ رام نے کہا۔ جہانگیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دونوں سیٹوں کے درمیان خلا میں پھنس کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے اوپر تلوار لینے پر کسی کو یہاں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام نے چاہا تھا کہ دوسری سیٹ پر دھری تلوار اس پر ڈال دے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ جہانگیر نے اس کی طرف ریوالور تان کر وارننگ کے انداز میں پیچھے ہٹا دیا۔ مجھے کیا کرنا ہے تم اس کی فکر نہ کرنا، اپنی فکر کرو۔ اگر گیٹ پر تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی یا تم نے جیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا کرنے کا خطرہ مول لیا تو دوسرے ہی لمحے گولی تمہاری کھوپڑی کے پار ہوگی۔ خبردار کسی جگہ 1 منٹ کے لیے بھی نہ رکنا۔ اس کی وارننگ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح انسپیکٹر تیرتھ رام ہلاکو کے کانوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جیپ سٹارٹ کی اور چل دیا۔
पहरेदारों के लिए इसकी शख्सियत कोई अजनबी नहीं थी, लेकिन वो हैरान जरूर हुए कि आज इस तरफ बेवक्त कहाँ जा रहा है। फिर ये सोचकर कि इसका कोई साथी मामला भी हो सकता है, उन्होंने इस बात पर ध्यान न दिया। इस इंट्रोगेशन सेंटर में भारत की मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग डिपुटेशन पर आते रहते थे। इंस्पेक्टर तिरथराम का ताल्लुक BSF से था और ये लोग अमूमन अपने मकामी यूनिटों में भी आते जाते रहते थे। पहरेदारों ने तब यही समझा कि वो शायद अपने यूनिट में इस वक्त किसी काम से जा रहा है, यूं भी उसकी जीप खाली दिखाई दे रही थी। उसके अलावा उसमें कोई और भी मौजूद नहीं था। दिल ही दिल में राम नाम का जाप करता खतरे की लाइन अबूर कर गया। उसने इंट्रोगेशन सेंटर के हिफाजती इलाके से बाहर निकलकर जीप अब इस इलाके और पहाड़ी रास्ते की तरफ घुमाई थी जो यहां से शहर की तरफ जाता था। इस दरमियान वो अपनी गर्दन सीधी किए सामने सड़क पर नजरें जमाए बैठा रहा। चढ़ाई और पहाड़ी मोड़ होने की वजह से जीप की रफ्तार बहुत कम थी और इंस्पेक्टर तिरथराम इस खौफ से कि कहीं वो बदहवासी में कोई और मुसीबत न खड़ी कर ले, यूं भी बड़ी एहतियात से जीप चलाता जा रहा था। अचानक ही जीप को चट्टे लगने शुरू हो गए। शायद पेट्रोल में कचरा आ गया या फिर कोई और मुसीबत आ गई। उसने गाड़ी रोक दी और डरते डरते पीछे गर्दन घुमा दी। मेरे ख्याल से इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम कहो तो चेक कर लूं, वरना जीप चलेगी ही नहीं। उसे अपनी बात का जवाब मौसूल न हुआ तो इंस्पेक्टर तिरथराम ने दोबारा अपनी बात दोहराई, लेकिन इस मरतबा भी खामोशी तारी रही थी। फिर उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। पीछे कोई ज़ी-नफ्स होता तो उसके सवाल का जवाब देता। वहां तो सिर्फ तरपाल मौजूद थी और जहांगीर गायब था। तिरथराम ने डरते डरते तरपाल पर हाथ मारकर उस बात की तस्दीक की थी कि वाकई जहांगीर वहां से गायब हो चुका है या फिर ये भी उसकी कोई चाल है। उसे इस बात का इल्म ही न हो सका कि जहांगीर किस मोड़ पर खुली जीप से नीचे उतर गया है। वो तो खौफ के मारे इतना हवास बागता हो रहा था कि उसने इस तरह सामने रास्ते पर नजरें जमाए रखी थीं, जैसे वहां से अचानक ही जमीन फटने और उसके जीप और उसमें समा जाने का खतरा महसूस कर रहा हो। लेकिन जमीन अपनी जगह कायम रही। अलबत्ता जहांगीर गायब हो चुका था। पहले तो उसने फेफड़ों का सारा जोर लगाकर लंबा सांस लिया और खुद को नॉर्मल किया। इसके बाद वो दीवानावार कभी जहांगीर को और कभी अपने आप को गालियां देने लगता। ऐसे लगता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। इस पागलपन में उसने बड़े जोर से जीप को ठोकर मारी, जिसके इंजन ने अब सलफ उठाने से भी इनकार कर दिया था। फिर अचानक हाय राम कहकर अपना पांव पकड़कर बैठ गया। अगर ये जीप इंट्रोगेशन सेंटर के अंदर या बाहर बंद हो जाती तो ये सोचकर वो अचानक ही सहम गया। अचानक ही उसकी जीप में न सिर्फ रेडियो में जिंदगी बेदार होने लगी थी। वो हैरान हो चुका था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्नल गोपाल कृष्णा और मेजर राय एक ही जीप में यहां पहुंचे थे। ये अलग बात कि उनके आगे पीछे 15-20 आर्मी की जीपें भी जुलूस की शक्ल में जा रही थीं और रास्ते में हर आने वाले मोड़ पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज के जवाब भी साहिबान हो चुके थे। रेड 20 में दोनों की जीप ही दाखिल हुई थी, जबकि बाकी जीपें जिनमें ब्लैक कैट सवार थे बाहर ही एक किताब में खड़ी हो गई थी। रेड 20 के कमांडिंग कर्नल रस्तोगी को जब गोपाल कृष्णा की आमद का इल्म हुआ तो करीबन भागता हुआ अपने ऑफिस से बाहर आ गया। गोपाल कृष्णा ने उसके साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। कैसा है हमारा मेहमान? मेजर राय ने चुड़ते ही दरियाफ्त किया। बहुत मजे में होगा सर। उसका मेजबान भी इंस्पेक्टर हलाकू है, बहुत खुश होगा। रस्तोगी ने मेजर राय के बजाय कर्नल गोपाल कृष्णा की तरफ देखकर कहा, उसे तलब कीजिए। मेजर राय ने कहा, नो। अचानक ही कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसकी बात काट दी। दोनों कमांडेंट के ऑफिस में दाखिल हो चुके थे। रस्तोगी का इंटरकॉम की तरफ बढ़ा हुआ हाथ अचानक ही वापस लौट आया। हम खुद वहां जाते हैं, इस तरह अपने गेस्ट को सरप्राइज भी दे सकेंगे। कर्नल गोपाल कृष्णा ने अपने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाई। राइट सर। मेजर राय ने अताअत गुजारी की। कर्नल कमांडेंट रस्तोगी और उसके दो मुहाफिजों की मायत में वो दोनों अब तफ्तीशी बैरक की तरफ जा रहे थे, जिसके कोने में इंस्पेक्टर तिरथराम का वो खुसूसी कमरा था, जहां वो अपने शिकार के साथ जिंदगी मौत का खेल रचाया करता था और जिस कमरे से अमूमन हफ्ते में 1-2 मरतबा किसी न किसी आतंकवादी की लाश रात के अंधेरे में किसी ट्रक में लोड करके तेज रफ्तार नदी नाले में फेंक दी जाती थी। ये वो बदकिस्मत होते जिन्हें अक्सर ब्रेकडाउन और क्रैकडाउन के दौरान भारतीय फौज मुस्तबा जानकर गिरफ्तार कर लेती और तफ्तीश के लिए फिर उन्हें रेड 20 में भेज दिया जाता। हलाकू ने अपने सिरे तफ्तीश किसी कश्मीरी को आज तक मुकम्मल वजूद के साथ घर वापस नहीं जाने दिया था। अक्सर उनके जिस्म का कोई न कोई हिस्सा महफूज कर दिया करता। इस काम में उसे खुसूसी महारत थी। रस्तोगी सबसे आगे आगे चल रहा था और बाकी लोग जुलूस की सूरत में उसके पीछे आ रहे थे। दरवाजा बंद था और अंदर बज़ाहिर खामोशी तारी थी। एक मुहाफिज ने दरवाजा हाथ से धक्का लगाकर खोला और दरवाजा खुलते ही अचानक वो पीछे हटा, जिसके साथ ही उसने अपनी बंदूक सीधी कर ली। एक लम्हे के लिए तो सब घबरा गए, लेकिन कर्नल गोपाल कृष्णा नहीं। उसने पहले ही अपना रिवॉल्वर हाथ में थाम लिया था और मेजर राय के बाद वो अंदर दाखिल होने वाला दूसरा आदमी था। कमरे का मंजर बड़ा ही तकलीफ दे था। वो तीनों ही मुहाफिज इस तरह बंधे पड़े थे कि बेचारों के लिए अपनी जगह से जुम्बिश करना भी मुमकिन नहीं रहा था। उनके मुंह में कपड़े ठंसे हुए थे। रस्तोगी के तो हाथ पांव ही फूल गए।
लेकिन कर्नल गोपाल कृष्ण अपनी जगह मजबूती से जमकर खड़ा हो गया। उसने अपने होंठ सख्ती से पेंच रखे थे। इनकी रस्सियां खोलो, मेजर राय ने दोनों मुहाफिजों को हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद तीनों सिपाही उनके सामने खड़े थे। उनके बदन पर खौफ और शर्मिंदगी से रहशत तारी हो रहा था। मेजर राय की 3-4 मिनट की कोशिश के बाद बिलाखिर वो इस काबिल हुए कि अपने साथ गुजरने वाली कयामत का अहवाल सुना सकें। इस दौरान कर्नल कमांडर रस्तोगी ने सारे कैंप में रेड अलर्ट कर दिया और अब उसका एक साथी उसे बता रहा था कि इंस्पेक्टर तीरथ की जीप भी गायब है, जिसका मतलब यही था कि जहांगीर इस जीप में फरार हुआ है। अब उन्हें यह मालूम करना था कि जीप उसने हलाकू समेत गायब की है या उसे ठिकाने लगाकर गायब हुआ है। मेजर राय ने अपने साथ आने वाले कुछ मुहाफिजों को वहां तलब कर लिया था और अब तीनों सिपाही उन्हीं ब्लैकगेट्स के साथ रॉ के एक सेफ हाउस पर ले जाए जा रहे थे, जहां कर्नल गोपाल कृष्ण खुद सूरत हाल जानना चाहता था। उसे एक एक तफसील दरकार थी। ये मामूली हादसा नहीं था।